अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज रिव्यूज और मैं हूं आपकी मेजबान अबीहा एजाज। आज के प्रोग्राम में खवातीन हुज़रात आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। अफसोस की खबर यह है कि पाकिस्तान के कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में दहशतगर्द घुस गए। पाकिस्तान को इस वक्त बेशतर मसाइल का सामना करना पड़ा है। एजुकेशन की बात की जाए तो करोड़ों बच्चे इस वक्त पाकिस्तान में हैं जो कि स्कूल नहीं जाते हैं। सेहत के मसले मसाइल हमारे यहाँ इस वक्त मुल्क को दरपेश है। नौजवान जो है वो नौकरियां ना होने का रोना रोते हैं और ऐसे में पाकिस्तान ने, हमारी हुकूमत ने जो एक बड़ा इकदाम उठाया वो पाकिस्तान के जो ये तरमीम की गई 27वीं आईनी तरमीम, ये सामने रखी गई। अहम सवाल ये है कि जो ये तरमीम है इससे पाकिस्तान के कौन कौन से मसले मसाइल हल होंगे। एक तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी जो अहम डेवलपमेंट हुई है आज वो ये है कि अतर मिनुल्लाह साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आज रेजिग्नेशन अपना दे चुके, मुस्तफी हो गए हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी साहब इस वक्त घेरे में हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो अतर मिनुल्लाह साहब है उन्होंने मुख्तलिफ जजेस के चैम्बर में जाकर वक्तन फवक्तन बारी बारी सबसे मुलाकात की है। कितने और रेजिग्नेशन अभी आ सकते हैं, एक तो हम इस पर बात करेंगे। और जो एक ये सवाल उठाया जा रहा है कि अवाम की नजर में अदलिया की जो खुद मुख्तारी है वो मजरूह हुई है, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में जायजा लेंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान को जो एक दहशतगर्दी की लहर का सामना है और जो पिछले कई वर्षों में हमने इकदाम किए हैं कितने वो पायदार थे, ये सवाल उठाएंगे प्रोग्राम में। इस वक्त हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है एंकर पर्सन इरफान हैदर साहब। इरफान, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। पहला सवाल तो मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि 27वीं आईनी तरमीम पास हो गई, आज बड़ी अहम डेवलपमेंट भी हुई है। जजिस के हवाले से अहम इस्तीफे भी सामने आए हैं, उस पर हम आएंगे। लेकिन जो मुल्क में इस वक्त सियासी दर्जा हरारत है वो कितना इजाफा हुआ है, आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट आप होती हुई देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया नबी। अब डेवलपमेंट जो कुछ हो चुका है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, हम देख रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम और उसका रिएक्शन भी आज हमने देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर तरीन जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, अतर मिनुल्लाह उनके बाद सीनियर तरीन हैं, वो उन दोनों का रिज़ाइन देना, इस्तीफ़ा, और उसके बाद जो इस्तीफ़ा सिर्फ यहाँ तक नहीं कि हम रिज़ाइन कर रहे हैं, उस इस्तीफे में काफ़ी कुछ लिखा गया। 13 सफ़हात पर यह मुश्तमिल है। उसमें हम देख रहे हैं कि बाकायदा उन्होंने कहा है कि मौजूदा निज़ाम के साथ नहीं चला जा सकता, यहाँ खामोश रहना जो होगा वो इस निज़ाम को एक्सेप्ट करने के मुतरादिफ होगा, इसलिए वो खामोश भी रहकर नहीं चल सकते, इसलिए वो रिजाइन कर रहे हैं। अच्छा, इसमें इसका पस मंजर जो है ना वो बहुत दिलचस्प है। अगर हम इस तरह लेंगे कि दो सीनियर तरीन जजेस हैं 27वीं आईनी तरमीम के अगेंस्ट जो पैरेलल सुप्रीम कोर्ट के बनाई गई है आईनी अदालत, इसकी वजह से रिजाइन कर दिया है, तो ये सिर्फ इतनी बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि अदलिया का आप किरदार देखें माजी का, बदकिस्मती से हमारे यहां आप शुरू हो जाएं जस्टिस उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, फिर उसके बाद आसिफ सईद खोसा साहब, फिर उसके बाद जस्टिस गुलजार साहब, फिर उसके बाद बंदियाल साहब, तो ये वो इनके इक़दामात थे, इनके वो फैसले थे जिसके बाद अदालत इस नहज पे पहुंची कि अदालत के ऊपर नजरें लगी कि किस किस्म के फैसले दिए जाते हैं। अगर हम माजी में जाएं तो जब पनामा पेपर्स की गूंज पाकिस्तान में गूंजी तो उस वक्त पाकिस्तान की तारीख में हमने पहली दफा देखा कि एक सिटिंग वजीर आजम के खिलाफ ना सिर्फ एक बेंच बनाया गया, तहकीकात शुरू की गई, बल्कि उन्हें जब कुछ नहीं निकला तो अकामा पर फारिग कर दिया गया। उसमें भी 2014 से जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा थे, उन्हें बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। फिर उसके बाद ये भी हमने पहली दफा देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर एक JIT जिसमें एजेंसीज के लोग शामिल थे वो बनाई गई, और उससे जाहिर है उस वक्त एक फैसला करना था कि उस वक्त के वजीर आजम को आपने निकाल बाहर करना है, तो आपने ये फैसला किया। फिर उसके बाद ये मुद्दा आया कि जो नाअहल हो जाता है कोई भी शख्स तो क्या पार्टी सरबराह रह सकता है, तो उसमें जो बेंच बनाया गया उसमें भी यही मंजूर नजर जजेस साहिबान थे, और उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक दफा फिर उस बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। जितने भी फैसले उस वक्त मुस्लिम लीग नून के खिलाफ या पीपल्स पार्टी के खिलाफ दिलवाए गए उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट से, वो उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा को मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया गया। फिर जब बंदियाल साहब चीफ जस्टिस बने तो हमने ये भी देखा कि बाकायदा कहा गया उनकी जानिब से, वो चीफ जस्टिस थे, कि काजी फाइज ईसा साहब
जो है वो किसी भी ऐसे केस में जिसमें तहरीक इंसाफ या बानी पीटीआई हो, उनसे रिलेटेड केस हो, तो काजी फायज ईसा उस बेंच में ही नहीं बैठ सकते। तो ये उसके बाद फिर हमने देखा कि बंदयाल साहब के बाद जस्टिस जो दो जज साहिबान थे जिन्होंने बनना भी था, अगला एजाजुल एहसन साहब चीफ जस्टिस बनना था, बंदयाल साहब के पास, वो रिजाइन करके चले गए। मज़ाहिर नकवी साहब रिजाइन करके चले गए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब उनके पास केस गया। उसके ये सारा जो इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम में आईनी बेंच की या आईनी अदालत की जरूरत क्यों पेश आई, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर अदालत अपना काम कर रही होती तो शायद इसकी नौबत ना आती। इस वक्त जो सूरत हाल है, हुकूमत को एक्सट्रीम कदम ये उठाना पड़ा है जिसकी वजह से ये रिएक्शन आया है और आज मजीद 2 जजेस ने आज इस्तीफा दे दिया है। ठीक है इरफान, इस पर मजीद बात करेंगे क्योंकि बहुत सारी अहम डेवलपमेंट हुई है, उस पर वक्तन बात करेंगे, डिबेट करेंगे। आयशा बानो साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आयशा साहिबा, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज रहा इस तरमीम पर, लेकिन तरमीम अब पास हो चुकी। जो एतराजात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उठाए गए उसमें से पहला ये था कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो पहला चीफ जस्टिस लगाएंगे। एक तो ये मसला है या इसके अलावा भी दीगर मसले मसाइल हैं, एक तो इस पर खुलकर बात कीजिएगा। और दूसरा जो अहम पॉइंट है कि तरमीम तो मैडम अब पास हो चुकी, अब आगे कैसे चलना है, आगे कैसे बढ़ना है, आप क्या समझते हैं, पार्टी क्या समझती है कि अब मुज़ाकरात करने चाहिए, अब बैठकर बात करनी चाहिए, एतराजात का जो हल है वो निकालना चाहिए क्योंकि आगे तो बढ़ना है। देखिए सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। देखिए बात यह कि 27वीं तरमीम, पहले देखिए 26वीं तरमीम, हम लोग 26वीं तरमीम के भी खिलाफ थे। और आप ये प्लीज इस बात को ऑन रिकॉर्ड मैं कहना चाहूंगी कि ये नहीं है कि हम मुखालफत बराए मुखालफत बात कर रहे हैं। हम एक्चुअली 26th अमेंडमेंट जब आई तो उसमें हमें एतराज इसी चीज का था कि प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव कैसे होगा एक जज की अपॉइंटमेंट पे। देखिए आप, जब हम लोग पूरे दुनिया में इदारों की खुद मुख्तारी के ऊपर लोग एम्फेसिस डाल रहे हैं, पूरी दुनिया में इदारों को खुद मुख्तार बनाने की कोशिश की जा रही है, उनको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क है कि जो रिवर्स गियर हम लोगों ने लगाया हुआ है और जो इदारे हमारे थोड़े बहुत जो इंडिपेंडेंस थी भी, इदारों की जो खुद मुख्तारी थी, हम लोगों ने उनका वो एग्जिस्टिंग उसका भी गला घोट दिया। देखिए आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती हैं कि जुडिशरी पे अगर एक प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव होगा एक चीफ जस्टिस लगाने का या जजेस के अपॉइंटमेंट्स का या पोस्टिंग ट्रांसफर का, तो आप मुझे ये बात कैसे जस्टिफाई कर सकती हैं कि वो बायस्ड होंगे या मतलब नहीं होंगे, या किसी एक तरफ या एक पार्टी की तरफ उनका झुकाव नहीं होगा, या उनका रवैया जो है बाकी पार्टियों के साथ या बाकी हमारे मेंबरान के साथ ठीक होगा, या जो भी होगा। नंबर 1। नंबर 2, ये जो 27वीं तरमीम थी, आप मुझे बता दें कि 27वीं तरमीम ये बड़ी एक मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब, बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि उन्होंने कहा कि हमने बड़ी कौमी सोच, तो उन्होंने बड़ा अपना एक स्पीच में कहा कि जी कौमी सोच, ये ट्वीट शायद उन्होंने ट्वीट में लिखा हुआ है। तो मुझे बता दें कि इसमें कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी शिक है, क्योंकि मेरी तो नजर के सामने कोई ऐसी शिक नहीं गुजरी जिसमें उन्होंने कोई ऐसी अमेंडमेंट्स लेकर आए हों जिसमें पाकिस्तान की अवाम, एक गरीब अवाम, उसमें उनके लिए कोई फायदा हो। फिर अब ये आपके जो सुनने वाले हैं वो शुरू हो जाएंगे कि जी अंडे टमाटर डबल रोटी नहीं सस्ता किया जाता, लेकिन इसमें पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स भी पूरी दुनिया में आइन में कभी नहीं होती हैं। ये जो आइन जो अमेंडमेंट्स है देयर ऑल पर्सन स्पेसिफिक। आप मुझे इसमें कोई एक क्लॉज बता दे कि जो कि पर्सन स्पेसिफिक ना हो, जिसमें खास स्पेसिफिक बंदे को फायदा ना पहुंच रहा हो। आप मुझे बता दें, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो, उनसे उनके लिबास पे सवाल पूछा गया था कि उनका लिबास क्यों दूसरों से बेहतर है, शायद इस तरह की कोई बात थी। तो आप मुझे बता दें कि क्या हम लोग जो है, हमारी कोई हैसियत है कि हमें इम्यूनिटी जो है और इस्तिस्ना जो है वो मतलब दिया जा रहा है कि जी ना कोई पूछने वाला है ना कोई सवाल करेगा। और ताहयात ये और ताहयात, हम मकरूज मुल्क हैं, हम गरीब मुल्क हैं। आप मुझे बता दें कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो कैबिनेट है इतनी बड़ी हो गई है, फेडरल की आपने देखी है। उसके अलावा अब उसमें और भी शायद जो अमेंडमेंट्स आए थे उसमें था कि आप इसको और भी बड़ा कर सकते हैं। तो आप मुझे इस
अमेंडमेंट्स में कोई एक ऐसी चीज बता दे जो कि पाकिस्तान की आवाम, एक गरीब आवाम और एक आम, चले मैं आप मुझे समझ ले कि मैं पीटीआई की और हम तो छोड़ देना, हम तो कहते हैं कि हर जगह पे कोई ना कोई नुक्स निकालेंगे। आप बता दें या जो बाकी पार्टिसिपेंट्स है वो बता दें कि कौन, अगर आप इजाजत दें तो आम पब्लिक को जिसमें फायदा पहुंच रहा है। जुडिशरी को अगर आप बात करते हैं तो मैं जुडिशरी पे भी आपको बता देती हूँ। कमेंट करना चाह रहे हैं, उनका मैं कमेंट ले लूं, मैं आपसे दोबारा सवाल करती हूँ। मैम से एक सवाल कर लेता हूं ना कि इस वक्त दुनिया भर के अंदर, तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर आईनी अदालतें सेपरेट हैं सुप्रीम कोर्ट से 77 मुल्कों में, जिसमें जर्मनी और फ्रांस भी शामिल है, और उनको भी अपॉइंट उनके जजेस एग्जेक्टिव ही लगाते हैं, वो किसी उनके मेरिट पे होते हैं। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। उनके सिग्नेचर से जरूर होते होंगे बट मेरिट पे होते हैं, पिक एंड चूज करके नहीं होते हैं कि जिस तरीके से पिक करके चूज करके और आप उनको लगाते हैं, ऐसे कभी नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, उनकी सीनियोरिटी पे होते हैं। यहाँ पे ये वाला सवाल ऐड कर लेते हैं ना कि मुस्लिम लीग नून देखे ना कि ये जो बात की गई, ये शहबाज शरीफ साहब के लिए भी ये राइट रखा गया। चलिए हम सदारती इस्तिस्ना की बात कर लेते हैं। पीएम साहब ने क्यों उससे मना किया? उन्होंने कहा कि नहीं मैं जवाबदेह हूंगा। उन्होंने कहा कि मैं जवाबदेह हो सकता हूं, यानी कि वो अपने लिए इस चीज को गलत समझ रहे हैं, लेकिन सदारती इस्तिस्ना के लिए इस बात को दुरुस्त मान रहे हैं। इरफान, ये बड़ा एक अहम पॉइंट है। बिल्कुल, इसे किसी सूरत जो सदर का मामला है, इसे इस्तिस्ना का, इसे किसी सूरत जस्टिफाई कम से कम मैं तो नहीं कर सकता कि किस तरह आप एक सदर को ताहयात इस्तिस्ना दे दें और फिर वो उसे कोई पूछ भी ना सके। ये और बड़ा अहम पॉइंट है जो कि डिबेट, बिल्कुल ये तहरीक इंसाफ का वैलिड है पॉइंट। जहां तक बात है आईनी अदालत या आईनी बेंच की, तो वो समझ में नहीं आता कि क्यों एतराज है। या तो तहरीक इंसाफ चाहती है या तहरीक इंसाफ के नजदीक जज वही होता है जो गुड टू सी यू कहे, या माजी में साकिब निसार साहब जो डैम बनाते रहे, जो होटलों पे और अस्पतालों में छापे मारते रहे, जो उनका काम नहीं था। तो इस किस्म के अगर जजेस तहरीक इंसाफ को पसंद है वो उनकी मर्जी है, लेकिन जज का जो काम है वो किसी सूरत किसी आईनी तरमीम पर जब 2/3 मेजॉरिटी मौजूद है हुकूमत के पास, हुकूमत का इख्तियार है कि वो आइन में क्या तरमीम करे। ये बहस अलहदा है कि मेजॉरिटी जो मौजूद है वो मखसूस नशिस्तें इनको मिल गई या फॉर्म 47 की हुकूमत है, इस किस्म के इल्जामात लगते हैं। लेकिन बज़ाहिर जो पार्लियामान में मौजूद है नंबर वो तो पूरा है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का काम होता है आइन पे अमल करना, आइन को रीराइट करना या उस पर एतराज करना। यह सुप्रीम कोर्ट का काम किसी सूरत नहीं बनता। तो ये जस्टिस मंसूर अली शाह और अतर मिनुल्लाह साहब जो हैं उनके एतराजात ये कोई कानूनी हैसियत, आईनी हैसियत नहीं रखते। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब काफी देर से एक्टिव हमें दिखाई दे रहे थे। 12 जो है उन्होंने मुशावरत करने का, बाज़ाब्ता मुशावरत करने का उन्होंने मुतालबा भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अदलिया मुत्तहिद नहीं होती है तो फिर इसकी आजादी और वो उसी ग्रुप का हिस्सा थे ना नबिया, रेजिग्नेशन जी नबिया वो उसी ग्रुप का हिस्सा थे ना। देख लें आप, साकिब निसार, फिर उसके बाद गुलजार, फिर उसके बाद आ रही है कि मजीद आज तो बड़ी 2 अहम डेवलपमेंट ये हुई कि 2 अहम रेजिग्नेशन आ गए हैं। अब काफी ज्यादा प्रेशर जो बिल्ड हो चुका है वो जस्टिस याहिया अफरीदी पर भी हुआ है। आज बड़ी डिटेल मुलाकात भी की अतर मिनुल्लाह साहब ने। आपको क्या लगता है कि जो आने वाले दिन है उसमें मजीद भी रेजिग्नेशन आ सकते हैं और कोई नाम अभी तक कोई ऐसी इतलात मिली हो कि किस किस का रेजिग्नेशन कौन-कौन से सामने आ सकते हैं? देखिए, मुमकिन तौर पर अगर ऐसा किसी जज की जानिब से, अब सुप्रीम कोर्ट से तो नहीं लगता, अलबत्ता इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुख्तलिफ जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो अपने ताई ये मालूमात शेयर कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर के मजीद रेजिग्नेशंस हो सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह है, तो मैं आपको बता दूं मंसूर अली शाह साहब 2027 तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा रहना था। इसी तरह जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं, जो अब के आईनी अदालत के सरबराह होंगे, उनकी एज जो है 68 कर दी गई है, तो मजीद 3 साल होंगे। 2025 तक थे 30 नवंबर तक, तो अब मजीद उनको 3 साल मिल जाएंगे। जमाल खान मंदुखेल साहब जो हैं 11 नवंबर 2026 तक हैं। अतर मिनुल्लाह साहब जिन्होंने आज रिजाइन किया है वो 29 दिसंबर 2026 तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा रहना था। सैयद हसन रिजवी साहब जो हैं ये 1 फरवरी 2027 तक ये सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा रहेंगे। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में जो दीगर जजेस हैं 28 नवंबर 2027 तक मुनीब अख्तर साहब रहेंगे। इसी तरह इरफान सादत खान जो हैं 6 फरवरी 2028 तक रहेंगे। मलिक शहजाद 14 मार्च 2028 तक। अकील अहमद अब्बासी 2028 तक, 15 जनवरी तक। नईम अख्तर अफगान जो है 28 जून 2028 तक रहेंगे सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा। और मोहम्मद अली मजहर साहब
4 अक्टूबर 2028 तक सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा रहेंगे। तो मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह जिन्होंने आज रिजाइन किया, उनको पता चल गया था कि किसी सूरत अब वो चीफ जस्टिस बनने का उनका चांसेस नहीं है, और मायूसी में उन्होंने उसी तरह रिजाइन किया है जिस तरह एजाजुल एहसन और मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जब इंक्वायरी शुरू हुई थी, हमने देखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो वो रिजाइन करके चले गए थे। ठीक है। अच्छा, एक तो ये कि जस्टिस सलाउद्दीन साहब ने भी चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा, मैं ये सवाल आपसे भी रखूंगी। और जो दूसरी अहम बात है कि कौन कौन से जो जज हैं वो आईनी अदालत में शामिल हो सकते हैं, लेकिन आयशा बानो साहिबा से भी सवाल मैं पहले कर लेती हूँ, फिर मैं इसी सवाल को आपके सामने रखूंगी। इरफान, आयशा साहिबा, ये बैरिस्टर अली जफर साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई, कह रहे थे कि सिर्फ एक शख्स के डर से तरमीम की गई है और वो शख्स मौजूद है जेल की दीवारों के पीछे, इशारा ऑब्वियसली खान साहब की तरफ। ये स्टेटमेंट को जरा सा अनफोल्ड करेंगे आप? देखिए, तो सिंपल सी बात है, ये जो इस्तिस्ना मांग रहे हैं तो किस वजह से मांग रहे हैं? वो तो इतना इनको डराया गया है, इतना डराया गया है कि वो जेल से निकलेगा तो पता नहीं वो क्या कर लेगा। जेल में बैठे शख्स से इतना खौफ हो सकता है आपको लगता है रूलिंग पार्टी पर? तो देखिए, अपरेंटली तो यही देखिए देखिए एक सेकंड, कॉमन सेंस की बात है, किसी चीज का डर तो है ना। आप मुझे बता दें, आप इस्तिस्ना मांग सकती हैं? आपको कोई है, आपने कोई कुछ किया है गड़बड़ तो आप इस्तिस्ना मांगेंगी ना। जब आपने कुछ किया नहीं है, आप लॉ अबाइडिंग एक सिटीजन है, आप अपने असूल फॉलो करती हैं, आपने कभी मांग सकती है इस्तिस्ना? तो देखिए, इस्तिस्ना पैगंबर नहीं मांग सकते थे, पैगंबरों को नहीं थी इस चीज की, नाउजुबिल्लाह। मतलब ये इस तरह की बात, मुझे तो हैरत हो रही है कि इतनी बड़ी किस्म की बात और उनको कोई कहने वाला नहीं है, ना किसी स्टेक होल्डर को। आप बार बार कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और बड़ा अच्छा और बड़ा अच्छा। देखिए, जब आप पैरेलल एक सिस्टम बनाते हैं विदाउट कंसल्टेशन, विदाउट इन्वॉल्विंग स्टेक होल्डर्स, आप लोगों को कमेंट करेंगे। पीएम साहब ने नहीं लिया इस तस्वीर, शहबाज शरीफ साहब ने नहीं, तो देखिए पीएम साहब ने क्या लेना है, उन्होंने एक मिनट के लिए मैं आपको क्यों नहीं लिया जी बताइए। मैं आपको बताती क्यों नहीं लिया इस्तिस्ना। वो इसलिए नहीं लिया, अपनी मर्जी का उन्होंने जज लगा देना है, अपनी मर्जी के उन्होंने कोर्ट में लोगों को बिठा देना है। मुझे बता दें कौन सा जज फिर उनके खिलाफ फैसला देगा। जब ये वही लोग थे, ये वही हमारा जो इस्तिस्ना मिला है, पीपल्स पार्टी पर तनकीद हो रही है, जहां पर मुस्लिम लीग नून ने नहीं किया तो वो उसके पीछे भी उनकी चाल है। यानी कि पीपीआई दोनों सूत्रों में किसी से भी कुछ नहीं है। उनको ये बताया गया कि अगर आप एग्री करते हैं इस बात से, आयशा साहिबा की इस बात से आप एग्री करते हैं, बात तो पूरी करने देना। असल में इनका बयानिया कुछ और है, शायद आयशा बानो साहिबा को खुद नहीं पता अपना बयानिया। नहीं, आप मुझे बात फिनिश करने देना। देखिए, दोनों बोल रहे हैं, इन्होंने इस्तिस्ना दो वजूहात थी। एक मेन जो वजह थी वो यही थी कि अगर इस्तिस्ना देंगे तो जो जेल में प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है तो उसको भी फिर इस्तिस्ना मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप अपनी मर्जी के जजेस लगा देते हैं तो फिर आप अनटचेबल हैं। उन्होंने तो जो सिस्टम जी अच्छा ठीक है, ओके ठीक है जी, चले मैं इसको आसान कर देता हूं, मैं इसको आसान कर दूं। आयशा बानो साहिबा, पहली बात ये है कि आप ना मेरे लिए ना आसान करें प्लीज, आप अपनी टर्न पे बोल दे। ठीक है, आप बोले। दूसरी बात ये है कि देखिए, आप इस्तिस्ना, उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया। उनके एग्जिस्टिंग जो केसेस थे, सारी चीजें धो धुला के उनको सारा कुछ क्लीन चिट मिल गया, ठीक है। उनके जो पीछे जितने भी एग्जिस्टिंग केसेस थे, नवाज शरीफ के, अगर आप ये कहती है कि नवाज शरीफ जो है उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, या मरियम नवाज के कोई करप्शन के केसेस नहीं है, या शहबाज शरीफ की कोई करप्शन की तो केसेस नहीं है, तो फिर तो बड़े अफसोस की बात है। अगर आज आप ये टीवी पे ये कहते हैं, उनको क्लीन चिट दे दी गई, वो उनके पास पीछे बैकग्राउंड क्लीन, जरदारी का क्लीन चिट उन्होंने अपनी पार्टी यूज की अपने फेवर में, उनको जो है ना क्लीन चिट मिल जाएगी। अब वो जाके कुछ भी करें, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये इतनी बड़ी एक चीज आप लोगों ने कर दी है, इतना बड़ा एक काम कर दिया है कि मुझे हैरत हो रही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आप लोगों को जस्टिस देना चाहते हैं, आप जरूर दें, लोअर कोर्ट्स पे इन्वेस्ट करें। आप लोगों को इंसाफ देना चाहते हैं, नीचे से जो बॉटल नेक्स बन रहे हैं उसके ऊपर फोकस करें। आपकी कौन सी ऐसी मजबूरी थी? फिर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अगर बना भी दिए, कम से कम जजेस की सिलेक्शन तो मेरिट पे रखिए ना, कम से कम मेरिट पे तो रखें। सुप्रीम कोर्ट को आपने बंद ही बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का, कि जी वो पूछ नहीं सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट की स्टेटस क्या रही?
तो देखिए बात यह है कि कोई अमेंडमेंट्स को ये जस्टिफाई नहीं कर सकते। कौन सा स्पीडी जस्टिस देख लेंगे, ये आप इधर मौजूद हैं, मैं भी मौजूद है, साल 2 साल 3 साल, इनको कितना टाइम चाहिए बता देंगे, देख लेंगे, जिंदगी रही तो ये देख लेंगे कि ये कोर्ट्स में कौन सा बड़ा कमाल कर देते हैं। अनलेस इट इज सम अदर एजेंडा इनका है और 28वीं भी आनी है और कुछ और भी आना है, तो वो अलग बात है। अच्छा, ये जो इस वक्त इरफान सवाल अगर मैं रख लूं आपके सामने, अगर इसी सवाल को फिर आप डिटेल बता सकते हैं, अगर इस पर हम डिबेट कर रहे हैं, हम पीपल्स पार्टी की भी बात कर रहे हैं और इस्तेस्ना की भी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आप समझते हैं कि ये जो ब्लैकमेलिंग थी वो की गई हुकूमत के लिए, उन्होंने अपनी शराइत रख ली, जो एनएफसी का मामला था उस पर भी नहीं बात होने दी, और खासकर जो कौमी लोकल गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन है उसको भी नहीं आने दिया, और सदारती इस्तिस्ना उसके बदले हो गया। इस आप समझते हैं कि बड़ा वेल प्लान तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सारा काम करवा लिया? इसको आप किस तरह से देखते हैं? ब्लैकमेलिंग समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिल पास होने के लिए ऑब्वियसली हुकूमत को इनकी जरूरत थी? नबी, अब तरमीम के हवाले से अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी के लिए विन विन पोजीशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अवामी सतह पर क्या इनकी शोहरत में इजाफा होगा? नहीं होगा। उसकी वजह यह है जो मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल आयशा बानो साहिबा सही कह रही हैं, मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा कि सदर जो है वो ताहयात इस्तिस्ना ले, किसी सूरत डिफेंड नहीं किया जा सकता। जहां तक बात है वजीर आजम की, तो इनका बयानिया सोशल मीडिया पर कुछ और है, शायद आयशा बानो साहिबा को नहीं पता। वो ये कह रहे हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इसलिए इस्तिस्ना नहीं ली क्योंकि फिर बानी पीटीआई या इमरान खान को भी इस्तिस्ना मिल जाती। देखें, उसमें एक टेक्निकल चीज ये है, मैं एक आम आदमी के लिए सोशल मीडिया तक तो उन्हें जो है गुमराह किया जा सकता है, लेकिन जाहिर है हर किसी को नहीं। अगर अदालत में ये तरमीम वजीर आजम के हक में होती तो ये आज से होती, पिछले वजीर आजम को इस्तिस्ना नहीं होती। तो इसलिए शहबाज शरीफ ने ये नहीं लिया कि इमरान खान साहब ना कहीं बच जाए मेरे वजह से, इसलिए। दूसरी बात यह है, दूसरी इन्होंने बात की कि एक इस हवाले से बात की, और दूसरा ये कह रही थी कि जो आईनी कोर्ट्स हैं, तो अगर शहबाज शरीफ को ये डर है कि वो अपनी अदालतों में जाएंगे तो करप्शन केसेस या इस किस्म के केसेस, इल्जामात के खुर्द बुर्द के जो केसेस होते हैं वो आईनी अदालत में नहीं जाएंगे। तो ये भी इनका बयानिया दुरुस्त नहीं लगता। वो उसी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट पहले से मौजूद है, और इसके से आईनी अदालत में तो सिर्फ आईनी मामला जाएगा ना। तो ये दोनों बयानिए कोई लॉजिकल नहीं लगते। मैं इरफान आपसे जानूंगी क्योंकि ब्रेक की जाने पड़ना। आयशा बानो साहिबा प्लीज ब्रेक की इजाजत दें, मैं गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और कितना बोझ था जो एक ये जस्टिफिकेशन सामने रखी है कि सुप्रीम कोर्ट पर बोझ था, तो कुछ था जो जजेस पसंद नहीं, जिसके फैसले पसंद नहीं, उसको साइडलाइन कर दे। जजेस जो ट्रांसफर है उस पर एतराज ऑब्वियसली उठाया जा रहा है। ब्रेक के बाद गुफ्तगू को, डिबेट को यहीं से शुरू करेंगे। स्टे विद अस।